तो ये फाउंडेशन का आपका पहला क्लास है, जो कि मतलब मणिकांत सर जी का क्लास नोट्स है यूपीएससी का, वहां से मतलब हम लोग चीजों को करेंगे। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन की तैयारी, इतिहास खंड के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इतिहास की तैयारी में क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो इतिहास के अध्ययन का अर्थ है, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना, जिन्हें हम तथ्य के रूप में देखते हैं और वे महज एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के उदाहरण है। तो बात करेंगे सबसे पहले इतिहास के अध्ययन। तो इतिहास के अध्ययन का अर्थ क्या निकल कर आता है। तो आप देखोगे इतिहास के अध्ययन की अर्थ की बात करेंगे तो इतिहास के अध्ययन का अर्थ जो है, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करना है, जिन्हें हम तथ्य के रूप में देखते हैं, वो महज एक दृष्टिकोण को सिद्ध करने के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करने के लिए इतिहास को निम्नलिखित उपखंडों में मतलब क्या करते हैं, तो विभाजित करते हैं। अब इन्हीं सारे चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे पहले इतिहास का। तो सबसे पहले राजनीतिक इतिहास। ठीक है, इसमें हम लोग राजनीतिक विस्तार, ठीक है, प्रशासन के बारे में मुख्यतः हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें मतलब हम लोग पढ़ते हैं तीन चीजों के बारे, दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास में। ठीक है, राजनीतिक विस्तार के बारे में, प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आर्थिक में। आर्थिक में क्या होगा, तो कृषि हो जाएगा, शिल्प हो जाएगा, वाणिज्य व्यापार हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा एवं नगरीकरण हो जाएगा। ये आपका फाउंडेशन बैच है, इसलिए मैं फाउंडेशन का मतलब ये था नींव डालना। ठीक है, शुरू से लेकर चलना हो। ठीक है। सामाजिक में क्या पढ़ेंगे, तो वर्ण एवं जाति, महिलाओं, क्षुद्र एवं अछूतों की दशा जो होगा ये हमारा सामाजिक में आएगा। सांस्कृतिक इतिहास में धर्म एवं दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, याद आपको रखना है। डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखेंगे चार तरह के इतिहास को मुख्यतः यहाँ पे परिभाषित किया है। परिवर्तन के क्रम को निम्नलिखित रूप में समझने की जरूरत है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम एक क्या दर्शाता था, सबसे पहले मतलब सांस्कृतिक दिखाया, हरा को मतलब सामाजिक से दिखा रहा है, लाल को मतलब आर्थिक से दिखा रहा है, ब्लू को मतलब राजनीतिक से दिखा रहा है। ठीक है, तो यह दर्शाता है कि परिवर्तन के क्रम में राजनीतिक परिवर्तन सबसे तीव्र होता है। ठीक है, तो राजनीतिक परिवर्तन जो होता है ये बड़ा वाला जो है ये सबसे तीव्र होता है। ठीक है, इतिहास में राजनीतिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे तीव्र होता है। उससे धीमा स्पीड में मतलब क्या होता है, तो उसके धीमा स्पीड में आपको क्या होगा, तो आर्थिक होगा। ठीक है, उससे भी मतलब उससे भी धीमा मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक होगा। और सबसे धीमा जो परिवर्तन जो होता है तो इतिहास में सांस्कृतिक का होता है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो परिवर्तन के क्रम में राजनीतिक सबसे तीव्र होता है। ठीक है, आर्थिक उससे धीमा होता है, सामाजिक उससे भी धीमा होता है और सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है सबसे धीमा होता है। ठीक है, डायग्राम एक जो ये दिखाने की कोशिश करता है। और डायग्राम दो की बात करेंगे तो ये संकेतिक करता है कि परिवर्तन के क्रम में, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। अगर आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का रास्ता तैयार करता है तो बदले में, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी आर्थिक कारक पे अपना प्रभाव छोड़ता है। मतलब जितने भी कारण जो है सब जो है एक दूसरे से मतलब क्या मित्रवत है, एक दूसरे को मतलब प्रभावित करने का मतलब कोशिश करते हैं इतिहास में। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण के लिए अगर मध्य गंगा घाटी, उदाहरण के लिए अगर मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के बौद्ध पंथ के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, तो बौद्ध पंथ ने भी अर्थव्यवस्था पर अपने ढंग से प्रभाव छोड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के लिए यहाँ पे समझने की कोशिश करें, मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार ने बौद्ध पंथ के उद्भव का मार्ग अगर प्रशस्त अगर करता है, तो बौद्ध पंथ ने भी अर्थव्यवस्था पे अपने प्रभाव छोड़ा। मतलब कि से दोनों जो है एक दूसरे के प्रति जो है क्या है, सहजीवी प्रक्रिया का मतलब उद्धरण कर रहा है, तो एक दूसरे पे मतलब इफेक्ट मतलब डालने के कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इतिहास के अध्ययन में प्रचलित बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। तो एक होता है पारचयवादी होता है, एक होता उपयोगितावादी होता है, एक होता राष्ट्रवादी होता है, चौथा नंबर मार्क्सवादी होता है, एक होता संशोधनवादी होता है। ठीक है, तो ये पांच प्रकार के मतलब अध्ययन जो है इतिहास में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इतिहास जो होता है अतीत एवं वर्तमान के बीच मतलब संवाद स्थापित करता है। क्या करता है, तो इतिहास की बात करेंगे तो अतीत एवं वर्तमान के बीच में कड़ी का काम करता है, एक संवाद स्थापित करने के काम करता है। ठीक है, तो अतीत की व्याख्या के क्रम में अतीत को वर्तमान से जोड़कर देखने का प्रयास अथवा प्राचीन काल में घटनाओं के मध्यकालीन एवं आधुनिक घटनाओं से तुलना। ठीक है, तो अब इतिहास जब पढ़े तो केवल इतिहास को इतिहास की दृष्टि से आप ना पढ़े। ठीक है, इतिहास को हमेशा, ठीक है, एक कहावत बहुत पसंद, बहुत ही मतलब सामान्य तौर पर कहावत कही जाती है से, ठीक है, से मतलब
आधी खुली खिड़की से, ठीक है, आधी खुली खिड़की से ढकी हुई घूंघट से अगर बाहर का अगर दुनिया को आप देखने का अगर कोशिश करेंगे तो दुनिया आपको सही रूप से प्रतीत नहीं होगी, ठीक है, वो दुनिया दुनिया आपको आधी धुंधली ही दिखाई देगी। इसीलिए इतिहास इतिहास मतलब अतीत को जब भी पढ़े तो उसको वर्तमान से जोड़कर देखने का प्रयत्न करे। अगर वर्तमान में ये चीजें अगर हुई रहती तो ये चीजें मतलब कैसी होती, ठीक है। तो हमेशा अतीत को मतलब क्या करे, वर्तमान से जोड़े, ठीक है, अथवा प्राचीन काल की घटनाओं की मध्यकालीन व आधुनिक घटनाओं से तुलना करना है। तो प्राचीन काल की घटनाओं, अब प्राचीन काल की घटनाओं में अगर बात करेंगे, प्राचीन काल की घटनाओं की बात करेंगे, ठीक है, तो एक घटना मैं ले लेता हूं, ठीक है, एक घटना मैं आपको ले लेता हूं। चाइना से एक रोड निकलती थी, ठीक है, चाइना से एक रोड निकलती थी प्राचीन काल में, जिसको रेशम मार्ग कहते थे। क्या कहते थे? रेशम मार्ग कहते थे, ठीक है। जो मतलब क्या होता, अफ्रीका होते हुए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो अफ्रीका होते हुए कहाँ चली जाती थी, यूरोप की तरफ चली जाती थी, ठीक है। ये रेशम मार्ग जो था, ठीक है, ये रेशम मार्ग जो था, ठीक है, आप देखोगे तो ये मतलब सड़क मार्ग से भी जाता था, जल मार्ग से भी जाता था, ठीक है। वर्तमान में चीन अपने इतिहास की घटना को दोहराने की कोशिश कर रहा है, और चीन अपना एक प्रोजेक्ट निकाला जिसका नाम है BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है, एक प्रोग्राम है चीन का, काफी महत्वाकांक्षा प्रोग्राम है। चीन अभी भी क्या कर रहा है, ठीक है, चाइना से एक सड़क बनाना चाहता है जो एशिया और अफ्रीका होते हुए कहां चले जाए, तो डायरेक्ट मतलब यूरोप में चले जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो हमेशा अतीत एवं वर्तमान के बीच में एक संबंध स्थापित जरूर होता है, ठीक है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये इतिहास के ऊपर का जो क्रम जो था, जैसे इतिहास को हम लोग पढ़े कैसे, ठीक है, पढ़े कैसे, इतिहास में परिवर्तन को हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। इतिहास को हम लोग देखे कैसे, इतिहास की तैयारी कैसे करें, उसके संदर्भ में हम लोगों ने कोशिश किया है समझने के। लेकिन हमारा जो मेन जो मकसद जो है, सबसे पहले बीपीएससी के सिलेबस को देखते हुए हमको आधुनिक भारत को कवर करना है, ठीक है। तो आधुनिक भारत की काम कवर करेंगे। तो आधुनिक भारत की शुरुआत हमारी 18वीं शताब्दी के शुरुआत से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 18वीं सदी के 18वीं शताब्दी के शुरुआत से मानी जाती है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी, अब पूर्ववर्ती मुगल जब आएंगे, ठीक है, तो वहीं से लग इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे इतिहास कहते नहीं, 18वीं शताब्दी के शुरुआत से नहीं, 18वीं शताब्दी के मध्य से, ठीक है, मतलब 1757 की जो घटना जो है, प्लासी की लड़ाई जो है, वहीं से मतलब क्या होता है, तो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, ठीक है। तो उस समय का मैप जो रहा इंडिया का 1751 का मैप जो रहेगा, जो इस तरह का मैप है, ठीक है, मैं पीडीएफ तो आप लोग को दे ही दूंगा, अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आधुनिक भारत का एक इतिहास और इसके परिचय के बारे में जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो आधुनिक भारत का, समकालीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित महत्वपूर्ण भागों में, ठीक है, बांट कर देखा जा सकता है। सबसे पहला 18वीं शताब्दी का पूर्वाध, ठीक है, तो 18वीं शताब्दी से पहले के चीजों की बात करेंगे तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। तो मुगल साम्राज्य का विघटन तथा क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। क्या हुआ था? तो मुगल साम्राज्य का विघटन होता है और क्षेत्रीय राज्यों का क्या होगा, उद्भव होगा। अब मुगल साम्राज्य का विघटन कहने का मतलब यह है कि मुगल साम्राज्य जब विघटन होगा, केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होगी, तो आप देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का मतलब उद्भव मतलब माना जाएगा, ठीक है। मराठा क्यों मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सके, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य का विकल्प मराठा तो होना चाहिए, क्योंकि मुगल साम्राज्य के बाद, ठीक है, सबसे बड़ा क्या था, मराठा था, लेकिन विकल्प के तौर पे मराठा कभी उभर कर नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा कारण, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है। क्या ये अंधकार युग था अथवा पतन का काल था? तो मुगल का काल जो था, कल्चर दृष्टि से देखा जाए तो काफी मजबूत था, बढ़िया था, चाहे बिल्डिंग बनने के उद्देश्य से हो, चाहे बाघ की परंपरा हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर, और सब में बड़ा बढ़िया था। लेकिन 18वीं शताब्दी के पूर्वाध की पहले की बात है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, ये बोल सकते हैं मतलब ये अंधकार का युग था अथवा पतन का काल था। किसके दृष्टि से? तो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से। एक प्रश्न यहाँ पे है, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, क्या कारण था? इतनी अधिक साम्राज्य, ठीक है, प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही लड़ी गई थी, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में लड़ा गया, क्या कारण था कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी, ठीक है, लड़ाइयां पानीपत में ही लड़ी गई थी? रीजन क्या था? पानीपत में 3 लड़ाई हुआ ना 1526 में, ठीक है, एक होता है 1500, कब होता है? 26 के बाद 1556 में, ठीक है, एक जो होता है 1761 में होता है। तो 61। बोल रहा है से क्या रीजन था से पानीपत की सारी लड़ाई जो है, ठीक है, आप सॉरी, सारी लड़ाई जो थी से पानीपत में ही क्यों लड़ी गई, ठीक है।
ये आपका यूपीएससी में 2014 में 10 अंक का प्रश्न पूछा था, जो कि 150 शब्द में इसके उत्तर लिखने थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये पूर्वात की कहानी है। पूर्वात का मतलब पहले, समझिएगा जरा, चीजों को समझिएगा जरा। पूर्वात का मतलब पहले की कहानी। अब हम चलेंगे आगे तो चलेंगे क्या, उत्तरात की कहानी चलेंगे। उत्तरात का मतलब, उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद में। उत्तर का मतलब क्या होता है, तो उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद में होता है। तो उत्तर में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या चीजें हमें निकल कर आती है। तो अब देखो, ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार क्या होगा, तो आप देखोगे ब्रिटिश शासन की स्थापना होगी तथा विस्तार होगा। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी कैसे एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील हो गई, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी आई थी। तो क्यों आई थी, तो वह मतलब क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या हो गई, तब्दील हो गई। किन कारणों से ब्रिटिश फ्रांसीसी शक्ति के विरुद्ध मतलब सफल रहे, फ्रांसीसी के भारत में असफल होने के कारण क्या थे। ठीक है, और ब्रिटिश जो थे इसमें सफल कैसे रहे, उसके बारे में जानना है। भारतीय राज्य ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध क्यों सफल नहीं हो सकी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। क्या ब्रिटिश ने भारत को बेखबरी के दौर में ही जीता था, मतलब भारत के जो शासक जो थे, ठीक है, वो मतलब सोए हुए थे, बेखबर थे। अब ब्रिटिश को अच्छा मौका मिल गया सोते हुए लोगों को मतलब क्या करने का, तो जीतने का। क्या ब्रिटिश ने भारत की मुक्तिदाता की भूमिका निभाई, ब्रिटिश अपने आप को यूरोप में कहते से मैं भारत का मुक्तिदाता हूं, तो क्या वाकई में भारत के मुक्तिदाता के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, ये प्रश्न, इससे एक प्रश्न बन जाते हैं, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से में किस प्रकार से ग्रसित था। 2017 में यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब हम चलेंगे उपनिवेशवाद का कई चरण आपको देखने को मिलेगी। जैसे पहला चरण जो था, प्लासी की लड़ाई से शुरू होगी 1813 में ब्रिटिश भूमि को, ठीक है, सॉरी, भारतीय भूमि को ब्रिटिश भूमि कहकर पुकारा जाएगा। तो वहां तक जो होता है उपनिवेशवाद का प्रथम चरण माना जाता है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो उद्देश्य की बात करेंगे तो अधिकतम रूप से राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले राजनीतिक नीति में देखेंगे तो सबसे पहले राजनीतिक नीति में क्या होता है, तो घेरे की नीति आता है। घेरे की नीति अर्थात शत्रु राज्यों के मित्र राज्यों से घेरे रहना। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मान लीजिए शत्रु राज्य, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मराठा है, ये रही मराठा रहा। ठीक है, ठीक है, मराठा रहा। मराठा के बगल में समझ ली इधर से निजाम है, ये समझ ली निजाम है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अवध है, बाय द वे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये अवध हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए कोई एक और राज्य भी है, ठीक है, सिंधिया ले लीजिए। ठीक है, सिंधिया है, भोसले, कुछ भी ले लीजिए। और यहाँ पे ब्रिटिश है। तो ब्रिटिश क्या करेगी, ब्रिटिश क्या करेगी, इनसे संधि कर लेगी, इनसे संधि कर लेगी, इनसे संधि कर लेगी, सभी से संधि कर लेगी। क्या करेगी, तो सभी से संधि कर लेगी। रीजन क्या था सभी से संधि करने के कारण, क्योंकि ब्रिटिश का दुश्मन क्या, मराठा है। अब मराठा को ब्रिटिश चारों तरफ से घेरने का कोशिश करेगी, और उसके वजह से इन सारे मित्रों से मतलब, इन सारों से मतलब क्या करेगी, दोस्ती करेगी। इसको बोलते हैं, ठीक है, घेरे की नीति। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फेंस की नीति बोलते हैं। और ये लेने के काम करेंगे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे प्रशासनिक नीति की बात करेंगे, तो कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना। अब यहाँ पे कुछ परिवर्तन करता है, लेकिन मुगल का जो प्रशासनिक ढांचा था उसको सडन मतलब ब्रिटिश बदलने की कोशिश नहीं करता है। रीजन क्या है, तो उस चीज के जो भारतीय लोग जो तो अभ्यस्त हो चुके थे, क्या हो चुके थे, अभ्यस्त हो चुके थे। जैसे मान लीजिए इसमें हम दो चार इंग्लिश का शब्द लिख देता आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन सडन हम पीडीएफ ही चेंज करके सडन हम इंग्लिश में ला दें तो आप लोग हल्ला करने लगेगा। ठीक है, तो वही रीजन वहां पे था। कुछ प्रशासन की नीति जो क्या बोलते हैं चली आ रही थी, कहां से चली आ रही थी प्रशासन की नीति, प्रशासन की नीति जब चली आ रही थी कहां से, मुगलों के समय से जो चली आ रही थी, उसको पूरा परिवर्तन ना करके, ठीक है, उसको पूरा परिवर्तन ना करके उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। यही रीजन है से आप देखोगे, यही रीजन है से आप देखोगे बहुत समय तक, ठीक है, प्रशासनिक भाषा जो थी, ठीक है, फारसी ही बनी रहती है ऑफिसों की, ठीक है, कार्यालयों की प्रायोरिटी। इसीलिए बोला जाता है प्रशासनिक नीति, जो ब्रिटिश का जो प्रशासनिक नीति जो था, जो बदलाव तो करने का काम किया, लेकिन पूरी तरह से मुगलों का नीति को मतलब क्या किया, परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, आर्थिक नीति की बात करेंगे तो हस्तशिल्प उद्योग का पतन तथा धन की निकासी की गई। हस्तशिल्प उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जो कि छोटे उद्योग थे, हाथों के ऊपर मतलब निर्भर थे। सामाजिक नीति की बात करें ब्रिटिश की, तो भारत में प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं किया। ठीक है, सामाजिक नीति में। ठीक है, सांस्कृतिक नीति की बात करेंगे तो पाश्चात्य पे मतलब क्या दिया गया, बल दिया गया। ठीक है, मतलब वेस्टर्न चीजों पे बल दिया गया। ठीक है, तो ये जो था आपका पहला चरण में ये सारे चीज हुआ। ठीक है, पहला आप ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया सामाजिक नीति,
पे शुरुआती दौर में मतलब ज्यादातर परिवर्तन का प्रयास नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन दूसरे बारे में किया जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में सामाजिक नीति जो चलेगा 1858 तक चलेगा, ये द्वितीय चरण है। उपनिवेशवाद का दूसरा चरण 1813 से लेकर जब तक कंपनी का शासन इंद्र नहीं हो जाएगा 1858 तक आपको उपनिवेशवाद का मतलब क्या चलेगा, तो दूसरा चरण चलेगा। उद्देश्य क्या रहेगा दूसरा चरण का, तो भारत को विनिर्मित उत्पादों के आयातक तथा कच्चे माल के निर्यातक के रूप में परिवर्तित करना। अब यहाँ पे इस लाइन को समझने का कोशिश कीजिएगा। भारत को विनिर्मित उत्पादों के आयातक बना देना है, मतलब जो इंग्लैंड से जो माल जो बनकर आ रहा है उसको मतलब क्या कर रहा है, ठीक है, इंग्लैंड से जो बनकर जो माल जो आ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसको मतलब क्या करना है, ठीक है, उसको मतलब क्या करना है, भारत के मार्केट में मतलब क्या करना है, उतार देना है, ठीक है। अब भारत से कच्चा माल को क्या करना है, इंग्लैंड भेजना है, फिर वहां से उसको रेडी करके उसको तैयार करके भारतीय बाजार में मतलब क्या करना है, बेचना है, ठीक है। ये द्वितीय औद्योगिक चरण, इसको उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण जो था इसको औद्योगिक चरण कहते हैं, पहला चरण को वाणिज्यिक चरण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, तो सबसे पहले राजनीतिक नीति क्या देखने को मिला, तो साम्राज्यवादी प्रसार पे बल, ताकि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया जा सके। तो साम्राज्यवादी बात करेंगे तो साम्राज्यवादी प्रसार पे मतलब बल दिया गया, जिसके माध्यम से अधिक मतलब क्या किया जाए, तो भारतीय राज्यों को मतलब क्या किया जाए, मिलाया जाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा नीति जैसे हड़प नीति सब कुछ इसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रशासनिक नीति में क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार एवं परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया गया, बहुत सारे नीति वगैरह बहुत सारे एक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आर्थिक नीति में क्या हुआ, तो कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को धक्का पहुंचना, ठीक है, रेलवे का, टेलीग्राफ का, डाक विभाग का, सड़क का, मार्ग आदि का मतलब क्या हुआ, विकास हुआ। जब इन चीजों का विकास होगा तो साथ में व्यापारिक विकास भी बहुत ही ज्यादा मतलब होगा, ठीक है। तीसरा चरण जो था सामाजिक चरण था, तो इसमें आप देखेंगे इसमें तो किसी भी तरह का सामाजिक बदलाव तो नहीं किया गया, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, लेकिन तीसरा इस चरण में सामाजिक चरण में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो आप देखोगे समाज के सुधार के लिए विधि निर्माण करना तथा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नए सामाजिक वर्गों को जन्म देना, जो कि शिक्षित वर्ग कहलाएंगे, जो कि शहर में रहेंगे। ये तीसरे चरण में सामाजिक नीति में आपको परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण में। अब चलेंगे अंतिम चरण क्या था, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा, था उदारवादी तथा उपयोगितावादी विचारधारा की प्रगति तथा भारत में उसका मतलब क्या हुआ, प्रभाव देखने को आपको मिलता है, ठीक है। जो कि एक सोसाइटी कहलाएगा, जो कि लिबरल कहलाएगा, जो कि कांग्रेस की स्थापना करेंगे, वो लंबे समय तक ब्रिटिश के मतलब क्या बन के रहेंगे, तो ब्रिटिश के मतलब समर्थक बन के रहेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे तृतीय चरण, ठीक है। और तृतीय चरण जो था 1858 में शुरू होती है, अंतिम चरण था, ये उसके पश्चात की चरण। इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे तो भारत को, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए खोलना। भारत में मतलब क्या था, ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए मतलब क्या होगा, खोल दिया जाएगा। 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना होगा, क्योंकि 1857 का विद्रोह हो चुका था, क्योंकि द्वितीय चरण जो था तीसरा चरण था, जो कि मतलब 1858 के बाद चला। उसके बाद देखेंगे अन्य औद्योगिक शक्तियों की चुनौती को देखते हुए, ठीक है, भारत पे ब्रिटिश नियंत्रण को मतलब मजबूत करना, इसलिए कंपनी के शासन को समाप्त किया जाएगा। और यहाँ पे पूरी तरीके से भारतीय नियंत्रण किसके अधीन होगी, तो आप देखेंगे ब्रिटिश संसद के अधीन होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले राजनीतिक नीति के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो भारत में विस्तारवादी नीति को छोड़ा गया तथा बदले में अप्रत्यक्ष प्रसार पे मतलब बल दिया गया। विस्तारवादी नीति को त्याग दिया गया, डेट मीन्स राज्य हड़प की नीति जो थी उस नीति को मतलब क्या दिया, त्याग दिया गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन क्या इसके बाद किसी राज्य को नहीं मिलाया गया, 1858 के बाद मिलाया गया, लेकिन उसका प्रक्रिया क्या था, तो उसकी प्रक्रिया आपको ध्यान में रखेगा, उसकी प्रक्रिया जो थी अप्रत्यक्ष रूप से थी, ठीक है। कैसी थी, अप्रत्यक्ष रूप से थी। अब चलेंगे प्रशासनिक नीति, तो प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार से सुधार लाना जिससे 1857 के विद्रोह जैसी पुनरावृत्ति नहीं हो सके, ठीक है। तो ये इस चरण में मतलब इसको सुधार किया गया। जैसे आप देखोगे पील कमीशन आता है, बहुत सारे नियम ऐसा लेके आते हैं भविष्य में 1857 से विद्रोह को फिर से मतलब क्या हो, झेलना ना पड़े, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्थिक नीति की बात करेंगे तो भारत में बड़ी मात्रा में वित्त आगमन, परंतु औद्योगिकरण के लिए प्रयास नहीं, ठीक है। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वित्त का आगमन तो होता है, लेकिन औद्योगिकरण के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब प्रयोग नहीं किया जाता है। सामाजिक नीति में देखेंगे तो 1857 के विद्रोह से घबराकर सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जाना। तो पहला चरण में भी हस्तक्षेप की नीति है,
ठीक है, ध्यान में, सामाजिक ढांचे का बदलाव का प्रयास नहीं किया। दूसरे चरण में करेगा तो 1857 जैसा विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। और तृतीय चरण में फिर से मतलब क्या होगा, तो हस्तक्षेप की नीति का ही मतलब क्या होगा, पालन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चौथा कारण क्या था, सांस्कृतिक नीति के भी देखेंगे तो आरंभ में ब्रिटिश द्वारा नस्लवादी विभाजन पे बल दिया जाना, तब पश्चात सांप्रदायिक विभाजन पे बल मिला। तो सांस्कृतिक नीति में तो यही होगा, भारत में गंगा जमुना तहजीब, समझ रहे हैं ना, गंगा जमुना तहजीब किसे के कहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार आएगा। तो मार्ले मिंटो सुधार 1858 के बाद आएगा 1919 में, जिसमें साम्राज्यवादी नीति का मतलब प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका जो था सामाजिक नीति में मतलब परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, जो कि तृतीय चरण था, जिसको हम लोग किस नाम से, द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है। अब मैं बहुत हाई लेवल के चीजों का आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि न तो कहीं पे यूट्यूब पे पढ़ाएगा, नहीं तो कहीं भी आपको पढ़ाएगा, न तो ये पीडीएफ आपको कहीं पे मिलेगा। अगर आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, फाउंडेशन बैच को सही से क्लास कर ले, तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के प्री में कोई भी दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन समझना होगा, सीखना होगा। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। 75 ग्रुप है, कहीं भी जाइए पढ़िए, कहीं पे लुसेंट चल रहा होगा, तो कहीं पे स्पीडी चल रहा होगा, कहीं पे घटना चक्र पढ़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मणिकांत सर, आप मणिकांत सर के महानता का उदाहरण आप इससे लगा सकते थे, विकास दिव्य कृति मणिकांत सर के शिष्य। अब इससे मैं कुछ नहीं बोलूंगा इससे ज्यादा। ठीक है, या फिर मैंने हिस्ट्री अगर कहीं से सीखा है, या फिर मैं कुछ जानता हूं, तो मैंने इनसे बहुत दिन पढ़ा है। ठीक है, मेरा अपना पर्सनली अनुभव है, तो इनका नोट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, दूसरा टीचर मैंने बताया जो कि भारत में, ठीक है, पॉलिटी के कौटिल्य कहे जाते हैं। ठीक है, राजेश मिश्रा सर, ठीक है, उनका भी मैं कराऊंगा इसी क्लास में। तो ये दोनों का मैंने भारत के जो सबसे बेस्ट टीचर जो है, उसका मैंने आप लोगों के लिए चयन किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे। अब इन सारे रीजन के बाद भारतीय राष्ट्रवाद का जनक होगा। ठीक है, अब 1857 की क्रांति अगर नहीं होता, तो बोला जाता था भारत में राष्ट्रवाद का उदय भी नहीं होता। ठीक है, 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा मतलब महत्व रखता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद को किन चरणों में अगर हम विभाजित करेंगे, तो भारतीय राष्ट्रवाद को विभाजित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, तो आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन एक 1857 का महाविद्रोह है। और उसके बाद देखेंगे तो आप क्या होगा, तो एक आपको दिख जाएगा आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन। तो यहाँ पे देखेंगे आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या आएगा, तो 19वीं शताब्दी के जनजातीय एवं किसान आंदोलन। ठीक है, तो 19वीं सदी के जनजातीय एवं किसान आंदोलन जो था, इसी में आते हैं। इसी में आप देखोगे तो क्या होगा, गांधी का आगमन हो जाएगा। प्लस, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन का आधार अभिजात्य ही बना रहा। ठीक है, साथ में भारत में राष्ट्रवाद के जनाधार मिला, किंतु उसका आधार स्वर्ण बना रहा। स्वर्ण कहने का मतलब उच्च जाति के लोग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद को जनाधार तो मिला, लेकिन क्या वो सारे लोग सम्मिलित हो गए जो कि गांव में रहते थे, किसान सम्मिलित हो गए, ठीक है, क्षुद्र समाज सम्मिलित हो गए, नहीं हो गए। उसका आधार क्या बना रहा है, तो स्वर्ण ही मतलब बना रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर्ण आधार कमजोर हुआ तथा इसका स्वरूप अधिक समावेशी हुआ। गांधी के आने से अब भारतीय राष्ट्रवाद पहले की तुलना में कई अधिक समावेशी होगा, क्योंकि किसानों के साथ साथ श्रमिकों की भी भागीदारी रही। शुरू में राष्ट्रवादी आंदोलन तो था, लेकिन उसमें स्वर्णों की, उच्च कास्ट के लोगों की अधिक अधिक भूमिका थी। लेकिन ये पूरी तरीके से, ठीक है, राष्ट्रवाद पहले की तुलना में अधिक समावेशी कब होगी, जब इसमें किसान और श्रमिकों की मतलब भूमिका होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न पूछता है, क्या भारतीय राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद का उदाहरण है? समावेशी राष्ट्रवाद किसे कहेंगे, पहले इस फैक्ट को समझो। समावेशी राष्ट्रवाद क्या होता था? समावेशी राष्ट्रवाद ऐसे राष्ट्रवाद को कहेंगे जिस समाज के सभी अभिव्यक्ति वर्गों की, ठीक है, समाज के सभी वर्गों की भूमिका होगी। तो गांधी जी के द्वारा जो भी मूवमेंट वगैरह जो चले, ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन वगैरह चले, तो समाज के सभी वर्गों की उसमें सहभागिता तो थी। ठीक है, स्वर्ण भी थे, श्रमिक भी थे, किसान भी थे, महिलाएं भी शामिल थे, कॉलेज के छात्र भी शामिल थे। तो अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, समावेशी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। तो ये गांधी के आगमन की बात मैं बताऊं, 1920 की बात की बात, क्या उससे पहले थे? नहीं, तो उससे पहले भारत का राष्ट्रवाद जो था समावेशी राष्ट्रवाद का उदाहरण नहीं था। क्योंकि आप कांग्रेस की स्थापना में देख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना करने वाला ज्यादातर शहर के तकबे के लोग थे, विद्वान लोग थे, स्वर्ण लोग थे। ठीक है, किसी ने कमेंट भी किया था से, मतलब क्या कहेंगे से, कांग्रेस जो सब ब्राह्मणों का मतलब एक मतलब समथिंग कुछ तो बोला था, इसी तरह का कुछ कमेंट था, याद नहीं आ रहा, आगे चल के मिल भी सकता है। अब यहाँ पे चलेंगे, दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे 1857 का विद्रोह हुआ। तो 1857 का विद्रोह जब होता है, तो 19वीं शताब्दी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन होगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में निम्न जातीय आंदोलन का विकास तथा भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, नायकर एवं श्री नारायण गुरु जैसे नेताओं की भूमिका। ये सारे कैसे थे? ये सारे के सारे नेता जो थे ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे।
ठीक है, ये वेद का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, महाकाव्य को मानने से इनकार किया। ठीक है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैंने खुला मतलब मोर्चा मतलब खोल दिया। मंदिरों का इसने विरोध किया। ठीक है, तो इनमें से जो थे पेरियार जो थे, जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट मोहम्मद चना, जिसको आत्मस्वामी या फिर शुद्धि आंदोलन, आत्मस्वामी सॉरी आत्म सम्मान आंदोलन के नाम से जानते, जो कि केरल के क्षेत्रों में चला। ठीक है, बात करके मलाबार के क्षेत्रों में चला। भीमराव अम्बेडकर ने मतलब क्या कहा, मनुस्मृति को जलिया दिया। महार सत्याग्रह चलाया 1927 में। नारायण गुरु भी मतलब बड़े नेता आए। तो ये सारे ने मतलब क्या किया, तो 20वीं शताब्दी का आरंभ में निम्न जातीय आंदोलन का विकास तथा, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, पेरियार नायकर, श्री नारायण गुरु जैसे नेताओं की भूमिका आपको देखने को मिलता है। आप चलेंगे आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन में, आप देखोगे तो तीसरा चरण के इसमें एक चीज और भी निकल कर आता है। 1920 से 1930 के मध्य समाजवादी एवं साम्यवादी आंदोलनों की भूमिका रही। अब यहाँ पे देखेंगे समाजवादी एवं साम्यवादी आंदोलन की भूमिका कैसे रही, तो जैसे देखेंगे 1925 में, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉ के द्वारा कानपुर में किया जाता है। क्या था ये, ठीक है, तो ये साम्यवादी आंदोलन था ये। ठीक है, क्या था, साम्यवादी आंदोलन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में बात करेंगे समाजवादी आंदोलन, तो समाजवादी आंदोलन के भी बहुत सारे नेता जो आगे चल के निकलते, लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, तो कहीं ना कहीं चीज साम्यवादी आंदोलन का ही, ठीक है, नेता है। सारे के सारे क्या है, तो साम्यवादी आंदोलन के ही मतलब बड़े नेता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। एक मिनट, चले तो इसके बाद बात करते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप देखोगे 19वीं शताब्दी के समाज एवं धर्म सुधार की बात करेंगे, तो एक जो होगा, ठीक है, दिख नहीं रहा है ये क्या है, एक होगा परंपरावादी होगा। क्या था, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो ये तो नीचे का समझा ही चुका हूँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे और भी ये चीजें जो है सो आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर क्लियर होता है आगे तो चल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता भारत, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत एवं राष्ट्र का निर्माण। अब भारत को आजादी मिल जाने के बाद, ठीक है, इफ इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी, आजादी लेना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की भूमिका जो थी वो सबसे बड़ी चैलेंज थी। समझ रहे हैं, क्या थी, जी सर। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो थी सबसे बड़ी चुनौती थी। कहने का मतलब है, मकान ढूंढना आसान है, ठीक है, लेकिन फिर से मकान को बहुत अच्छे ढंग से सजाना, ठीक है, बहुत सुटेबल तरीके से चीजों का रखना क्या है, मतलब क्या है वो, मतलब क्या है, कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता के बाद की भारत की बात करूंगा, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत एवं राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में जो साम्राज्यवादी सत्ता जो थे ब्रिटिश के द्वारा, उन्होंने जो मतलब औपनिवेशिक विरासत जो छोड़ के जो गए थे, और उसके बाद जो राष्ट्र का जो निर्माण होता है, ये हमारे लिए क्या थी, एक बहुत बड़ी मतलब क्या थी, चैलेंज की बात थी। क्योंकि जैसा ही मतलब क्या होता है, देश की आजादी मिलता है, कुछ चीजें निकल कर आती जो कि बिल्कुल भी मतलब टॉलरेबल नहीं होता। जैसे क्या विभाजन होता है, हिंसा भड़कती है, दंगे होने लगते हैं। ठीक है, भारत की राजनीतिक और विदेश नीति पे इसका मतलब काफी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या था, देशी रियासतों का विलय एवं राष्ट्र का निर्माण। सबसे बड़ा चुनौती क्या था, तो जब देश जब आजाद होता है उसे 572, ठीक है, 572 के अप्रोक्स देशी रियासत जो कि अलग अलग मतलब क्या थे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग मतलब क्या थे, तो अलग अलग मतलब क्या थे, तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग 572 जो थे देशी रियासत थे। ठीक है, अब इनका कहना क्या था, इनका कहना क्या था, ये मुख्य रूप से चाहते थे सब स्वतंत्र रहे, लेकिन क्या एक संपूर्ण एक अखंड भारत का निर्माण होना क्या संभव था, जब ये 572 जो थे रियासत हो सकते थे। ठीक है, एक मिनट में फोन ले रहा हूं। तो ये आपके लिए एक राष्ट्र का निर्माण जो था, ये एक आसान कार्य नहीं था। अभी आप सोचो, भारत के अंदर होता हैदराबाद स्वतंत्र होता,
और हैदराबाद जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा लेने की आवश्यकता होती, तो कितना दुखद बात था। तो ये सबसे बड़ा चुनौती था। तो आवाज जा रही है मेरी? हेलो? जी सर, आ रही है। तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी क्या थी सर? मतलब राष्ट्र का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद जब राष्ट्र का निर्माण हो जाता तो एक बहुत बड़ा चुनौती था से एक नए संविधान के माध्यम से औपनिवेशिक समाज का प्रजातांत्रिक समाज के रूप में रूपांतरित करना। क्योंकि हमारे यहाँ समाज क्या था, हमारा हम लोग तो ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। हम लोग क्या थे, ब्रिटेन का हम लोग क्या थे, मतलब ब्रिटेन के मतलब गुलाम थे। तो हमें जो था अपने बेसिक समाज, ठीक है, अपने बेसिक समाज की आदत को परी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो प्रजातांत्रिक समाज के रूप में उसको परिवर्तन करना भी एक बहुत बड़ा मतलब क्या था, चैलेंज था। साथ में भारतीय राष्ट्र के बहुलवादी चरित्र को समझ, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा नीति, ठीक है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब का मामला जो था बहुत उलझा हुआ मामला था। क्योंकि भारत क्या था, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी था। क्या था भारत? क्या था? ठीक है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी था। मतलब यहाँ पे क्या था, बहुत अधिक मतलब क्या था, वो था क्या बोलते हैं, अंतर काफी देखने को मिलता था। तो अब यहाँ पे सभी लोगों ने बोला भाषा क्या चुना जाना चाहिए। तो भाषा को लेकर बहुत अधिक कंफ्यूजन होना होना शुरू हुआ। बंगाल की भाषा अपनी भाषा थी, तमिल की भाषा अपनी थी, ठीक है, केरल वालों की भाषा अपनी थी, उत्तर भारत का भाषा अलग था। तो राज्य भाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इसको लेकर मतभेद। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किस प्रकार से होना चाहिए, देश में क्या एक कानून होना चाहिए कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, ये सारे कुछ मतलब फंस रहा था, ठीक है। उन लोगों जो समांतवाद था, उपनिवेशवाद की चक्की में पीस रहे थे, सामाजिक न्याय प्रदान करना। अब देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश आजाद होने के बाद भी क्या सभी लोग आजाद हो गए? नहीं, देश में अभी भी बहुत सारे लोग जो थे, ठीक है, समांतवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद के चक्कर में मतलब क्या थे, पीछे हुए थे, ठीक है। उन सभी लोग को, ठीक है, उन सभी लोगों का मतलब क्या था, तो इन सभी चीजों से मतलब क्या करना था, मुक्ति दिलाना था। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्रचना करना था, क्योंकि ब्रिटिश और साम्राज्यवाद उपनिवेशिक सरकार के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मतलब क्या चुकी थी, पीस चुकी थी। कृषि में सुधार करना था, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन करना था, भूदान आंदोलन चलाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हरित क्रांति, सिंचाई का विकास, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल एवं आर्थिक नियोजन, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब निकल कर आती है। स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से भारत की पहचान को स्थापित करना, ठीक है। स्वतंत्र नीति के माध्यम से मतलब क्या करना है, तो भारत को मतलब क्या करना है, तो भारत को मतलब एक मतलब पहचान दिलाना है, ठीक है। फिर से फोन आ गया। तो ये सारे क्या थे, चैलेंजेस थे। प्रश्न पूछ देगा मेंस में, ठीक है। स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, भारत के राष्ट्र निर्माण के मुख्य चुनौतियों का मतलब वर्णन करे, तो ये सारे फैक्ट को आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे, ठीक है, नेशन मेकिंग, ठीक है, राष्ट्र निर्माण के, ठीक है, मार्ग में ये सारे के सारे बहुत बड़े मतलब क्या थे, चुनौती थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। विश्व इतिहास आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। हम लोग को मॉडर्न में मतलब किस तरीके से हमें समझ बनाना है, ठीक है। विश्व इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। तो मॉडर्न का अभी थोड़ा देर में और भी एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक कुरियर आ गया है, तो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक आप लोग किसी भी तरह का प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग आपस में पूछ सकते हैं।